2 दिसंबर 1984 रात का वक्त लगभग 1 बजे एक पूरा शहर सोते सोते मौत के मुंह में समा गया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भोपाल गैस डिजास्टर की, जिसमें एक गैस लीक की वजह से पूरा भोपाल शहर सदमे में आ गया था। कौन सी जहरीली गैस थी ये? क्या वजह थी गैस लीक की? सरकार ने क्या वजह बताई? क्या गैस लीक अपने आप हुआ था या किसी की लापरवाही का नतीजा था? 35-36 साल पहले हुए इस गैस लीक की वजह से आज तक भोपाल के लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, आइए बताते हैं आपको ये पूरा किस्सा विस्तार से। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसको भोपाल डिजास्टर भी कहते हैं, दुनिया में इसे सबसे बुरी औद्योगिक तबाही यानी वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कहते हैं। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 1984 में हुई, जब अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की सब्सिडरी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड्स बनाने के प्लांट में रखा एक मिथाइल आइसोसाइनेट का टैंक फट जाता है और गैस सारे शहर में फैल जाती है। उस जहरीली गैस लीक की वजह से 2500 लोग तुरंत ही मर गए और 8000 के लगभग 2 हफ्तों में, और इसके बाद भी गैस की वजह से हुई बीमारियों की वजह से लगभग 8000 लोग और मरे। भारत सरकार कभी भी पूरा आंकड़ा सही नहीं बताती, पर इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियों की माने तो लगभग 20 से 25 हजार लोग इस गैस लीक की वजह से मारे गए। और तो और 5 लाख से ज़्यादा लोग गैस लीक की वजह से प्रभावित हुए। काफ़ी लोगों की आंखें चली गईं, लूल्हे लंगड़े हो गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए, बहुत से लोग पागल तक हो गए। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में जानना होगा। असल में MIC ही वो केमिकल है जिसके इस्तेमाल से पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा बनती है। यूनियन कार्बाइड का प्लांट जो कि 1969 में लगाया गया था, में ये केमिकल 3 टैंक्स E610, E611 और E619 में भर कर रखे हुए थे। हर एक टैंक की कैपेसिटी 60 टन थी, लेकिन एक टैंक में 30 टन से ज़्यादा MIC केमिकल रखने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि MIC को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इसको नाइट्रोजन गैस से प्रेशर डाल के रखा जाता है। इसलिए हर टैंक को सिर्फ 50% ही भरा जाता है। पर अक्टूबर 1984 में टैंक नंबर E610 में नाइट्रोजन प्रेशर बनाने वाली मशीन खराब हो गई, तो इस वजह से टैंक के अंदर भरे हुए लिक्विड MIC को बाहर पंप आउट करना भी मुश्किल हो गया। उस वक्त टैंक में 42 टन यानी कि टैंक की कैपेसिटी का 87% लिक्विड भरा हुआ था, जो कि अलाउड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा था। दिसंबर आते आते तक सही रख रखाव ना होने की वजह से टैंक E610 के काफ़ी सारे सेफ्टी वाल्व्स खराब हो चुके थे। सेफ्टी पाइप्स भी सही कंडीशन में नहीं थी। स्टीम बॉयलर भी खराब था, जो कि पाइप्स को साफ करने के काम आता है। 2 दिसंबर 1984 की रात लगभग 10 बजे एक सेफ्टी पाइप जाम हो जाता है। कुछ मजदूर उसको पानी से साफ करने की कोशिश करने लगते हैं। माना यह जाता है कि इसी दौरान साइड पाइप से बहकर पानी टैंक नंबर E610 में घुस जाता है। टैंक में पानी घुसने की वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC पानी से रिएक्शन करता है और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब तक लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ MIC धीरे धीरे उबलने लगता है और गैस बन जाता है। गैस टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ाने लगता है बाहर निकलने के लिए। उस वक्त का एक सुपरवाइजर बताता है कि 10:30 बजे तक प्रेशर नॉर्मली था, पर 11 बजते बजते प्रेशर 5 गुना बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से टैंक जहाँ जहाँ से कमज़ोर था वहाँ से गैस लीक होने लगती है। MIC एरिया में काम कर रहे कुछ वर्कर्स को MIC गैस का कुछ असर होना शुरू हुआ तो वो समझ गए और गैस कहाँ से लीक हो रही है उसकी जगह ढूंढने लगे। लगभग 15 मिनट बाद 11:45 को एक टैंक में एक लीकेज का पता चला। मजदूरों ने तुरंत सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने फैसला किया कि 12:15 बजे टी ब्रेक के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। इस बीच बाकी वर्कर्स को कहा गया कि और लीकेज कहाँ कहाँ पर है ढूंढ के रखो।
टी ब्रेक खत्म होने के 5 मिनट बाद ही लगभग 12:40 को टैंक के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। टैंक पूरी तरह जहरीली गैस से भर चुका था और मामला ऐसा बिगड़ा कि टैंक की कंक्रीट की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं। अंदर गर्मी और गैस का प्रेशर इतना बढ़ा कि आखिर टैंक के सारे सेफ्टी वाल्व्स टूट गए और जहरीली गैस तेजी से निकलने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 टाइप्स के सेफ्टी फीचर्स रखने होते हैं ऐसी खतरनाक फैक्ट्रीज में, पर उस दिन यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में 3 में से एक भी सेफ्टी फीचर अवेलेबल नहीं था। जहरीली MIC गैस निकलनी शुरू हो चुकी थी और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ 45 से 60 मिनट के भीतर ही 30 मीट्रिक टन गैस बाहरी हवा में जाकर मिल गई। जब प्लांट के आसपास अब गैस का असर बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो एक वर्कर ने 12:50 में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। यहाँ आप जान लें कि फैक्ट्री में 2 टाइप के अलार्म थे, एक जो प्लांट के अंदर बजता था वर्कर्स के लिए और एक प्लांट के बाहर शहर की पब्लिक के लिए। लेकिन फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने ये कह कर रखा था कि पब्लिक अलार्म ज़्यादा देर तक नहीं बजाना है, नहीं तो छोटे मोटे लीक्स के लिए भी अलार्म बजेगा तो पब्लिक को परेशानी होगी। उस दिन भी यही किया गया। प्लांट के अंदर का अलार्म तो बजता रहा पर पब्लिक अलार्म तुरंत ही बजा और तुरंत ही बंद कर दिया गया। इस बीच फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ने प्लांट खाली कर दिया और वो हवा की उल्टी दिशा में भागने लगे क्योंकि गैस उस तरफ नहीं जाती। इन सब लोगों को भागते हुए देखकर भोपाल टाउन के इंस्पेक्टर ने शहर के SP को फ़ोन करके बताया कि फैक्ट्री के पास के चोला गांव, जो फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर है, के लोग गैस लीक की वजह से शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये लगभग 1 बजे रात की बात है। SP ने इसके बाद 1:25 से 2:10 के बीच लगभग 3 बार यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में फ़ोन किया। पहले 2 बार उन्हें ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक ठाक है, पर जब SP ने तीसरी बार कॉल किया तो उनको ये सुनने को मिला कि हमें कुछ नहीं पता सर, पता नहीं क्या हुआ है। लगभग रात के 2 बजे खुद ही टैंक से गैस निकलनी बंद हो गई। तब जाके फैक्ट्री ने एक बार फिर पब्लिक सायरन बजाया, इस बार लंबे टाइम के लिए, और अपना एक आदमी पुलिस के पास भेजा लीक के बारे में बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि अब उस पे काबू पा लिया गया है। इस बीच पुलिस ने हॉस्पिटल्स को भी सही जानकारी ना होने की वजह से गलत जानकारी दे दी। उन्होंने हॉस्पिटल से ये कहा कि अमोनिया और फोस्जीन नामक गैस लीक हुई है, पर बाद में जब सही बात पता चली कि ये मिथाइल आइसोसाइनेट है तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का दिमाग चकरा गया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था और ना ही उनके पास इसकी कोई दवा मौजूद थी। अब तक गैस हवा के साथ मिलकर शहर में फैल चुकी थी और लोग घरों से भागने लगे थे और गैस ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया था। होना ये चाहिए था कि पब्लिक को गैस के पहुंचने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता, पर नहीं, लोगों को तब पता चला जब उनको खांसी आने लगी, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी और ऐसा लगने लगा कि उनका दम घुट रहा है। बात यहीं नहीं रुकी, लोगों को एहसास होने लगा कि उनकी सांस की नली में जलन हो रही है, पेट में दर्द है और तो और उल्टियां भी होना शुरू हो गई थीं। बच्चों पर और छोटे कद के लोगों पर इसका असर ज़्यादा होना शुरू हुआ क्योंकि उनकी हाइट कम थी और मिथाइल गैस हवा से ज़्यादा भारी होने की वजह से नीचे की तरफ ही ज़्यादा होती है। अगली सुबह होने तक हज़ारों लोग मारे जा चुके थे। उस रात जो भी गर्भवती महिलाएं थीं उन्होंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया। मरे हुए बच्चों का जन्म 300 गुना तक बढ़ गया भोपाल शहर में। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्लांट को बाहरी सभी लोगों के लिए बंद कर दिया, यहाँ तक कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के लोगों के लिए भी। शुरुआती जांच शुरू हो गई। इस काम के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CBI को लगाया गया। गैस लीक की बात जब यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मालिक वॉरेन एंडरसन को मिली तो वो फौरन ही एक टेक्निकल टीम के साथ अमेरिका से भारत पहुंचे। वो जैसे ही भारत में उतरे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और सरकार ने आदेश दिया
कि 24 घंटे के अंदर वो भारत छोड़कर चले जाएं। इसके बाद भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पे केस किया अमेरिका की कोर्ट में 1985 में। भारत सरकार ने लगभग 3.3 बिलियन डॉलर का क्लेम किया था, जो भी जान माल का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन डॉलर देने को तैयार था उस वक्त तुरंत ही, पर भारत सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मार्च 1986 में यूएस अटॉर्नी जनरल ने 350 मिलियन डॉलर का ऑफर दिया सेटलमेंट के लिए यूसीसी की तरफ से, पर भारत सरकार इस पर भी नहीं मानी। तो यूएस के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मई 1987 में केस को भारत के कोर्ट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया, ये कहते हुए कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक अलग कंपनी है और उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत के लोग ही देखते थे। तो अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पे इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, पर भारत सरकार ने ये भी नहीं माना और 3.3 बिलियन डॉलर की मांग फिर से रखी। तब 1988 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों से अपील की कि एक बीच का रास्ता निकालो और फिर से नई शुरुआत करो। तब 1989 में कोर्ट के बाहर हुई सेटलमेंट में भारत सरकार को 470 मिलियन डॉलर मिले। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने एक 17 मिलियन डॉलर का हॉस्पिटल भी भोपाल के लोगों को खोल के दिया। और तो और उन्होंने गैस ट्रेजेडी में प्रभावित हुए 1 लाख लोगों के लिए अपनी तरफ से इंश्योरेंस भी करके दिया। इसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर डाले गए सारे केसेस रद्द कर दिए गए। दोस्तों, सेटलमेंट में चाहे जितने भी पैसे मिले हों, लेकिन इससे क्या लोगों का जो जान माल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती है? क्या लगता है आपको? क्या इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं। To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification.